नमस्कार। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 134वीं जयंती के अवसर पर आप सहृदय जनों का अभिवादन है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के अत्यंत तेजस्वी और अनिवार्य कवि हैं। दिनकर ने माना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी कविता को उसकी संपूर्ण संभावनाओं से युक्त करने वाले दूसरे प्रतिनिधि कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। जिस परिवार में हुआ था वहां कविता की परंपरा थी। उनके पितामह स्वयं कवि थे, ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे और उनके पिता राम भक्ति की मधुरोपासना के अंतर्गत सखी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और कनकलता के नाम से उन्होंने कविताएं लिखी थीं। उस परिवार से संबद्ध थे मुंशी अजमेरी, जो अपने समय के जाने माने विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। मुसलमान होने के बावजूद भारतीय दर्शन और चिंतन धारा के वे मर्मज्ञ थे और उन्होंने उस परंपरा को, जो इस देश की सामाजिक संस्कृति की परंपरा है, उसमें दीक्षित किया था एक तरह से मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त ने जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहचर्य में वे आए तो वे ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर आए। 1909 में 123 पद्यों का उनका एक प्रबंध काव्य आया, रंग में भंग। यह छोटा प्रबंध काव्य उनकी भावी काव्य यात्रा की ओर संकेत करता है, जहां उन्होंने अपने वतन के प्रेम को, अपनी जन्म धरती के प्रति ममत्व को रेखांकित किया है। होता यह है कि चित्तौड़ का राजकुमार बूंदी की राजकुमारी से प्रेम करता है, वह भी प्रेम करती है, लेकिन बूंदी के जो राजा थे उनको लगता था कि वह छोटी रियासत है। या जाके राजकुमार प्रेम विवाह करता है, युद्ध होता है, उस युद्ध में वह मारा जाता है। चित्तौड़ के राजा चाहते हैं कि बूंदी पर आक्रमण करके अपने राजकुमार की हत्या का वे प्रतिशोध लें, लेकिन उनका सेनापति रोकता है और वह कहता है कि आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है, यूं ही कटा जाना यह उचित नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने वचन दे दिया है, मैंने प्रण कर लिया है। कहा कि प्रण कर लिया तो एक नकली दुर्ग बनाइए, उसको ध्वस्त कीजिए और विजय की कल्पना कर लीजिए। एक दुर्ग बनता है, लेकिन बूंदी का ही एक भृत्य वहां है, उस दुर्ग को बचाने के लिए वह अपनी जान दे देता है। यह मैथिली शरण गुप्त का प्रस्थान है, लेकिन इस प्रस्थान में ही कितनी शक्ति है, अपने देश के प्रति, अपनी जन्म धरती के प्रति कितना प्रेम है, यह रेखांकित करने योग्य है। मैथिली शरण गुप्त की दूसरी कृति जो आती है महत्वपूर्ण, 1910 में, वह है जयद्रथ वध। महाभारत का पात्र है जयद्रथ और मैथिली शरण गुप्त को प्रबंधकार माना जाता है। वे प्रबंधकार हैं, प्रबंध कविता को उन्होंने एक नई अर्थवत्ता दी है। वैसे उन्होंने गीत भी लिखे हैं। तो उस प्रबंध काव्य में उन्होंने महाभारत की कथा को आधार बनाया है। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत दोनों आर्ष महाकाव्य हमारे आकर ग्रंथ हैं। संपूर्ण भारतीय साहित्य इन दो ग्रंथों से शक्ति लेता है, प्रेरणा लेता है। मैथिली शरण गुप्त ने यहां न्याय की बात की है, अधिकार की बात की है,
अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जब हमारे बेईमान हो जाते हैं तो उस समय स्थिति महाभारत की हो ही जाती है। हमारे ही देश के कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग विदेशियों के साथ मिलकर इस देश को पददलित करते रहे हैं। वैसे लोगों के खिलाफ जनमत निर्माण का काम करता है जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त को व्यापक परिप्रेक्ष्य में पहचान देने वाली कृति 1912 में आई भारत भारती। भारत भारती के माध्यम से जहां एक ओर मैथिली शरण गुप्त ने अतीत भारत के गौरव का गान किया है, वहीं वर्तमान दुर्वस्था पर चिंतन भी किया है और चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए पूरे जन समुदाय को आमंत्रित किया है, यह कहते हुए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसमें भविष्य भी है, भविष्य की बात भी है। तीसरा खंड भविष्यत खंड है। भावी योजनाएं हैं, भविष्य के सपने हैं। आप देखेंगे कि देश में जब अपनी सरकार होगी, जब लोकतंत्र होगा, तो हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारी कृषि व्यवस्था कैसी होगी, हमारा शासन प्रशासन कैसा होगा, हमारे देश के लोगों में सद्भाव किस तरह विकसित होगा, इस पर उन्होंने चिंतन किया है। मैथिली शरण गुप्त एक विचार कवि के रूप में यहां सामने आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने फिर पंचवटी की रचना की। राम कथा, राम के वनवास पर आधारित है यह, और उस पंचवटी को ही उर्मिला जो है, उस पंचवटी को ही सीता अपना सब कुछ मान लेती हैं। तो यह राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रस्थान है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से, गांधी जी के स्वावलंबन के प्रसार की दृष्टि से पंचवटी का ऐतिहासिक महत्व है। जिस महाकाव्य से हिंदी महाकाव्य की परंपरा को एक नया जीवन मिला था, वह महाकाव्य है साकेत। 1916 में इसकी रचना शुरू हुई थी। 1920 में इसके कुछ छंद सरस्वती पत्रिका में छपे थे और 1931 में जब छायावाद युग अपने उत्थान पर था, उस समय इसका प्रकाशन हुआ। इस महाकाव्य में द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियां भी हैं और छायावाद युग की प्रवृत्तियां भी। इस काव्य की प्रेरणा बंगला में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक निबंध लिखा था, काव्येर उपेक्षिता, 1899 में। 1908 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उससे प्रभावित होकर उन्होंने यह महाकाव्य लिखा, जो यह महाकाव्य एक आधुनिक राम काव्य है और इसमें एक आधुनिक दृष्टि मिलती है। मैथिली शरण गुप्त परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य के कवि हैं। यहां उनके राम, जिनके बारे में वे कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है, वहीं राम कहते हैं कि मैं आया उनके लिए कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस भूतल को स्वर्ग बनाने की कल्पना हमारे चंपारण के एक कवि, एक गीतकार अंथोनी दीपक जी ने भी कहा था कि तुम चाह रहे धरती पर स्वर्ग उतर आए, मैं चाह रहा धरती ही सजे संवर जाए। कवि इस धरती को ही स्वर्ग बना देना चाहता है। साकेत का नौम सर्ग पूरी तरह गीतात्मक है। इसमें प्रगीत भी हैं,
पद भी हैं, संबोधि गीत भी हैं। साकेत की उर्मिला नारी जागरण का प्रतीक बन जाती है। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में वह वेदना दग्ध तो है, लेकिन उस वेदना को एक शक्ति बना लेती है उर्मिला। वह ग्रामीण महिलाओं को, वह नगर की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए तत्पर हो जाती है, वह चित्र बनाती है। तो इस तरह एक आधुनिकता है। राम राज्य की जो परिकल्पना गांधी जी की थी, मैथिली शरण गुप्त ने उस परिकल्पना को एक रचनात्मक आयाम देने की कोशिश की। मैथिली शरण गुप्त ने आगे किसान पर भी लिखा। हिंदू भी उनका प्रबंध काव्य है। राजा प्रजा है, जो संबंधों का नया सौंदर्य शास्त्र है कि जब लोकतंत्र होगा तो शासन व्यवस्था कैसी होगी। मैथिली शरण गुप्त ने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी हैं। यह ठीक है कि उनकी साधना का अधिकांश काव्य सर्जन में लगा है, लेकिन उन्होंने 5 नाटक भी लिखे हैं, जिनमें गीति नाट्य भी है और रंगमंचीय संभावनाओं से युक्त नाटक भी। उनकी एक भूमिका अनुवादक की भी है। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। उन्होंने भास के 5 नाटकों को हिंदी में प्रस्तुत किया है और प्रसिद्ध उमर खय्याम की रुबाइयों का उन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है। तो एक अनुवादक के रूप में उनकी भूमिका रही है। अनुवाद 2 भाषाओं को मिलाने का काम ही नहीं करता है, वह 2 साहित्य को, 2 संस्कृति को, 2 हृदय को समीप लाने का काम भी करता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने यह काम भी किया है। मैथिली शरण गुप्त ने संस्मरण भी लिखे। राजेंद्र बाबू पर, नेहरू जी पर, आचार्य नरेंद्र देव पर उनके जो संस्मरण हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने जीवनी भी लिखी है। मुंशी अजमेरी की जीवनी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जीवनी है, जो गुप्त जी की लेखनी से निकली है। गुप्त जी ने निबंध की रचना भी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। 1914 में ही एक लेख लिखा था गुप्त जी ने कि कविता कैसी होनी चाहिए। तो कविता के संबंध में उनकी अपनी अवधारणा है। मैथिली शरण गुप्त हमारे लिए प्रासंगिक इसलिए हैं कि वे किसानों की समस्या पर, भारत की कृषि संस्कृति पर विमर्श करते हैं। वे हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, से नारी की वेदना और संकल्प को रेखांकित करने वाला यह कवि नारी की मुक्ति की वकालत भी करता है। हमारे लिए ये प्रणम्य है। परवर्ती कवियों ने, अज्ञेय जैसे कवियों ने इनका स्मरण करते हुए इनसे शक्ति लेने की बात की है। दिनकर ने स्वयं इन्हें अपना प्रेरक माना है। काव्य भाषा के विकास की दृष्टि से, हिंदी में छंदों के प्रयोग की दृष्टि से और विचार कैसे कविता में उतर आती है, ठीक उसी तरह जैसे गंध महसूस तो होती है, दिखाई नहीं देती है, गंध की तरह अपनी रचनाओं में विचार उतार लेने की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त जी बराबर प्रासंगिक रहेंगे। वे नहीं हैं, उनकी रचनाएं हमसे संवाद करती हैं, संवाद करती रहेंगी। वे हमें दिशा बताती रहेंगी, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। शिवमंगल सिंह सुमन ने निराला के निधन के बाद कभी कहा था कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है,
तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थीं, तुम चले गए तो चुनने को मन करता है। आज मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियों को गुनने की जरूरत है। उससे हमें एक नई दृष्टि मिलेगी, आस्था का एक नया सूरज निकलेगा जो इस कुहेलिका को नष्ट कर देगा और हमारी आस्था अधिक प्रखर होगी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी भाषियों के लिए ही नहीं, भारत की समस्त जनता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, नमस्य हैं। धन्यवाद।